हेलो गाइस। हम लोग ने फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स की पहले ही काफ़ी बात कर ली है, तो हमें मालूम है कि बोथ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय और सेल एन एसेट इन द फ्यूचर एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्राइस मेंशन्ड होता है। उस प्राइस पर वन पार्टी हैज़ टू बाय एंड द अदर पार्टी हैज़ टू सेल, एंड दिस इज हैपनिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस इन द फ्यूचर। तो बोथ द पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू बाय एंड सेल एट द प्राइस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉरवर्ड्स में भी होता है, ये फ्यूचर्स में भी होता है। तो फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स के अंदर फिर डिफरेंस क्या है? हमने दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की ऑलरेडी बात कर ली है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने जिसकी बात की है वो है कि फॉरवर्ड्स आर क्रिएटेड बाय डीलर्स इन द ओटीसी मार्केट। तो ओटीसी मार्केट होता क्या है, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। ओटीसी मार्केट होता है ओवर द काउंटर मार्केट। इट इज़ अ डीलर मार्केट विद नो सेंट्रल लोकेशन वेयर द बिजनेस हैपन्स ओवर द फोन. So a dealer will try to connect between the buyer and the seller, and the contract will be between the buyer and the seller. अब अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड। तो एक एक्सचेंज होता है, उस पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड। Anyone who wants to buy or sell an asset can directly go on to the exchange जिस पर फ्यूचर्स आर ऑलरेडी लिस्टेड, एंड दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस की हम बात करें तो फॉरवर्ड्स आर कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बायर एंड सेलर। तो हमने बात की है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बायर और सेलर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब वो क्या कस्टमाइज कर सकते हैं? दे कैन कस्टमाइज द क्वालिटी ऑफ द एसेट एंड दे कैन कस्टमाइज द क्वांटिटी ऑफ द एसेट। अब फ्यूचर्स के केस में द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि बीच में एक्सचेंज आ जाता है। इसके लिए exchange standardizes the terms of the contract. Anyone who comes on the exchange will enter into the contract at the standardized contract terms. ये दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब दो और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट जिस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है कि फॉरवर्ड्स में एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज विद अ काउंटर पार्टी, सो देयर इज काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। अब ये तो हमें मालूम था कि फॉरवर्ड्स में डिफॉल्ट रिस्क होता है, क्योंकि फ्यूचर में जाके एक मार्केट प्राइस इन द फ्यूचर रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एक प्राइस मेंशन होगा जिसपे बोथ द पार्टीज हैव टू बाय एंड सेल। अब एक पार्टी ये भी कह सकता है ना कि आई डू नॉट वांट टू ऑनर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी ने ये बोल दिया कि आई डू नॉट वांट टू ऑनर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आई डू नॉट वांट टू मेक द पेमेंट, then this condition is called as default when the counterparty fails to meet its obligations. तो फॉरवर्ड्स के अंदर क्योंकि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज विद अ काउंटर पार्टी, इसके लिए डिफॉल्ट रिस्क तो रहता ही है। फ्यूचर्स के केस में द क्लियरिंग हाउस बिकम्स द काउंटर पार्टी टू एवरी पोजिशन। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या होता है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज। एवरी एक्सचेंज का एक क्लियरिंग हाउस होता है। उस क्लियरिंग हाउस का काम होता है टू डू द सेटलमेंट्स। तो एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पार्टी को लॉस हो रहा है, सेटलमेंट्स करना क्लियरिंग हाउस का काम होता है। एंड इसमें लिखा है कि द क्लियरिंग हाउस बिकम्स द काउंटर पार्टी टू एवरी पोजिशन, यानी कि if Ritik wants to buy gold in the future, the clearing house becomes the seller. Whereas if Ritik wants to sell gold in the future, then the clearing house will become the buyer. तो ये इसका मतलब होता है कि clearing house becomes the counterparty to every position. तो there is no default risk. अब no default risk कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे है कि फॉरवर्ड्स आर सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी। तो ऋतिक और अभिषेक वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऋतिक वांटेड टू बाय एंड अभिषेक वांटेड टू सेल। ऋतिक वांटेड टू बाय ऑन 26 जनवरी ये बोल देते हैं, और अभिषेक वांट्स टू सेल एट 26 जनवरी। तो 26 जनवरी मैच्योरिटी डेट हो गई। उस मैच्योरिटी डेट के पहले कोई सेटलमेंट नहीं होता। देयर इज नथिंग डन बिफोर द सेटलमेंट डेट। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उन दोनों के बीच में, फिर सारा सेटलमेंट इज डन ऑन द मैच्योरिटी डेट विच इज 26 जनवरी। अब फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, फ्यूचर्स में देर इज अ डेली कैश सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। इसके भी हम मैकेनिज्म की इस वीडियो में बात करेंगे। अब एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो बहुत छोटा है, वो है कि फॉरवर्ड्स आर नॉट रेगुलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऋतिक और अभिषेक के बीच में, तो रेगुलेशन का कोई सवाल ही नहीं होता, बिकॉज दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड, और क्योंकि बीच में एक्सचेंज है इसके लिए द एक्सचेंज इज रेगुलेटेड। फ्यूचर्स आर रेगुलेटेड। अब बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग को 3 डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करना आना चाहिए। हाउ इज देयर नो डिफॉल्ट रिस्क इन फ्यूचर्स? व्हाट इज मार्क टू मार्केट इन फ्यूचर्स? एंड हाउ इज डेली कैश सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस डन इन फ्यूचर्स? ये तीनों क्वेश्चंस को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं।
हमारे एग्जाम्पल में आप अज्यूम कर लो कि डेट चल रहा है 23 जनवरी। 23 जनवरी को आप एक्सचेंज पर जाते हो। अब किसी भी एक्सचेंज पर मल्टीपल डिफरेंट एसेट्स एंड मल्टीपल डिफरेंट डिलीवरी मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी लिस्टेड। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे एक्सचेंज पर द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर लिस्टेड आर फॉर द एसेट गोल्ड एंड दे आर फॉर 3 डिफरेंट एक्सपायरी मंथ्स, February, March एंड April। अब अगर हम अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करके देख ले तो अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है एसिड गोल्ड, एक्सपायरी अप्रैल, वन कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू 100 आउंसेस एंड फ्यूचर्स प्राइस इक्वल टू $400 पर आउंस। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यू कैन एंटर इनटू टू पोजीशंस। यू कैन ईदर एंटर इनटू अ लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन। इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन, इट मीन्स कि यू आर अग्रीइंग टू बाय 100 ounces of gold at the price of $400 per ounce in April। अब in April का मतलब होता है you are agreeing to buy it on the last Thursday of April। If the last Thursday of April is a holiday, then you are agreeing to buy it on the last Wednesday of April। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप दूसरा पोजीशन भी ले सकते हो। You can take a short futures position। If you take a short futures position, that means you are agreeing to sell 100 ounces of gold at $400 per ounce in April। एंड इन अप्रैल का हमने ऑलरेडी मतलब समझ चुका है लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल, और लास्ट थर्सडे को हॉलीडे है तो लास्ट वेडनेसडे ऑफ अप्रैल। अब अज्यूम कर लो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक आपने लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन ले लिया है, तो यू हैव एंटर्ड इनटू द लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, which means that you have agreed to buy 100 ounces of gold at $400 per ounce। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, मतलब आपको टोटल पेमेंट जो करना है वो हो गया $400 पर आउंस इंटू 100 ounces, विच इज़ $40,000। $40,000 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन दिया हुआ है $2,000। तो हमें समझना था कि हमें अब समझना है कि इनिशियल मार्जिन होता क्या है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए आपको अपने मार्जिन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। वो पैसा डिपॉजिट किए बगैर यू कैन नॉट एंटर इनटू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए जो इनिशियल मार्जिन है वो है $2,000। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन लेनी है या शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन लेनी है, आपको कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए $2,000 अपने मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अब इसके आगे लिखा है कि मेंटेनेंस मार्जिन। मैंने बात की थी कि फ्यूचर्स में देयर इज डेली कैश सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। अभी हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि डेली कैश सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस होता कैसे है। बट जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है डेली, वो आपके मार्जिन अकाउंट में या डिडक्ट हो जाता है इफ़ इट इज़ अ लॉस, या तो वो क्रेडिट हो जाता है इफ़ इट इज़ अ प्रॉफिट। अगर मेंटेनेंस मार्जिन $1,500 दिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके मार्जिन अकाउंट में $1,500 से कम मार्जिन पड़ा हुआ है तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा। तो इसमें मेंटेनेंस मार्जिन दिया हुआ है $1,500। अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम आपके अकाउंट में $1,500 से कम पैसे है तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा। अगर आपको मार्जिन कॉल आया तो आपको वापस उतना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा जो आपके अकाउंट में वापस $2,000 बना दे, यानी कि यू हैव टू रीफिल इट बैक अप टू द इनिशियल मार्जिन। तो मेंटेनेंस मार्जिन से कम कभी भी पैसा गया तो आपको मार्जिन कॉल आएगा, एंड मार्जिन कॉल का मतलब यू हैव टू रीफिल इट अप बैक टू द इनिशियल मार्जिन। अब की पॉइंट्स की बात करते हैं जो हमने इस स्लाइड पे लर्न किए। पहला की पॉइंट है कि लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन, जो हमें ऑलरेडी मालूम है क्या होता है। If you are agreeing to buy the asset in the future, you are the long futures position. If you are agreeing to sell the asset in the future, you are the short futures position. सेकेंड की पॉइंट जो हमने इस वीडियो में बात की वो है कि इनिशियल मार्जिन क्या होता है। इनिशियल मार्जिन इज द मनी दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट एज अ परफॉर्मेंस गारंटी। मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जितने भी प्राइस का हो, आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले इनिशियल मार्जिन अपने मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। हमने ये भी बात की कि मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है। अगर डेली कैश सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस की वजह से आपके मार्जिन अकाउंट में मनी जो है वो मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो गया, तो देन आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा, और मार्जिन कॉल आएगा इसका मतलब है कि यू हैव टू रीफिल द मनी बैक अप टू द इनिशियल मार्जिन। तो मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है
if margin in futures account falls below the maintenance margin because of daily cash settlement of gains and losses, it needs to be brought back up to the initial margin. अब समझ लो कि नेक्स्ट डे आ गया, हमने जनवरी 23 को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है टू बाय गोल्ड इन अप्रैल। अब जनवरी 24 आ गया, जनवरी 24 पे एक्सचेंज पे 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर गोल्ड लिस्टेड है। अभी भी 3 डिफरेंट एक्सपायरी मंथ्स है, फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल की एक्सपायरी के लिए जनवरी 24 को एक्सचेंज पे जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड है उसमें फ्यूचर्स प्राइस मेंशन्ड है $397 पर आउंस। तो अगर आपको अप्रैल में गोल्ड बाय करना है तो यू कैन एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक अ लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन, और आपको पर आउंस प्राइस जो मिलेगा गोल्ड का वो मिलेगा $397 पर आउंस। बट आपने ऑलरेडी जनवरी 23 को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है, यू हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन टू बाय इन अप्रैल, एंड जो प्राइस आपको मिला था वो था $400 पर आउंस। अगले दिन प्राइस हो गया है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का $397 पर आउंस। इसका मतलब है यू हैव एन अग्रीमेंट टू बाय एट $400 per ounce. But if anyone else wanted to buy, then they can buy it at $397 per ounce. They can enter into a contract to buy at $397 per ounce on January 24th. तो मतलब आप जो चीज़ को 400 में बाय कर रहे हो, आप वो चीज़ को 397 में भी बाय कर सकते थे। दैट मीन्स आपका $3 पर आउंस का लॉस हो गया है। अब $3 पर आउंस, ये कॉन्ट्रैक्ट था, वन कॉन्ट्रैक्ट 100 आउंसेस का था, आपका लॉस है $3 पर आउंस। इसका मतलब है कि आपका टोटल लॉस जो हो गया है वो $3 पर आउंस इंटू 100 आउंसेस विच इज़ $300 का आपका नुकसान हो गया है। अब ये जो लॉस है वो आपके मार्जिन अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस क्या होगा, उसमें ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, मार्जिन कॉल, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब हम देखते हैं क्या होगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए $2000 अपने मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, प्राइस हो गया $397। यू हैड अग्रीड टू बाय एट $400 एंड अब प्राइस हो गया है $397। तो $3 पर आउंस का आपका लॉस होगा, एंड क्योंकि 100 आउंसेस है तो $3 पर आउंस इंटू 100 आउंसेस विच इज़ $300 लॉस। अब $2000 आपके अकाउंट में थे, $300 का लॉस हो गया है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है $1700 हो जाएगा। अब $1700 जो है वो $1500 से कम तो है नहीं। मार्जिन कॉल सिर्फ तभी ही आता है जब आपका क्लोजिंग बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम होगा। तो इस केस में क्लोजिंग बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से ज़्यादा है, इट इज़ $1700 विच इज़ मोर देन $1500। इसके लिए इस केस में मार्जिन कॉल नहीं आया। अब नेक्स्ट डे प्राइस हो गया है $394। यू हैड अग्रीड टू बाय एट $400, प्राइस हो गया है $394। तो क्या आपका नुकसान $6 का होगा? नहीं, आपका नुकसान $6 का नहीं होगा। आपका जो $3 का नुकसान था फ्रॉम 400 टू 397 जब प्राइस गया, वो जो लॉस था वो आपके अकाउंट से ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है। तो 400 टू 397 का लॉस इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो अब जो मूवमेंट है वो सिर्फ 397 टू 394, सिर्फ वो ही मूवमेंट की वजह से जो लॉस आपको होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो $397 से $394, तो आपका $3 पर आउंस का और नुकसान हो गया। $3 पर आउंस एंड इनटू 100 आउंसेस विच इज़ $300 और का आपका नुकसान हो गया। तो आपके अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था $1700, अब आपको और $300 का नुकसान हो गया है। यानी कि अकाउंट में बैलेंस कितना बचेगा, $1700 माइनस $300 विच इज़ $1400। अब मैंने क्या बोला था, अगर आपके अकाउंट में मेंटेनेंस मार्जिन से कम पैसे हो तो $1400 हो जाएंगे, 1700 माइनस 300 इक्वल टू 1400। 1400 is less than the maintenance margin of $1500। बिकॉज इट इज़ लेस देन द मेंटेनेंस मार्जिन आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा। अब अगर आपको मार्जिन कॉल आया तो यू हैव टू रीफिल इट बैक अप टू द इनिशियल मार्जिन। तो $1400 आपके अकाउंट में बचे थे, अगर आप इसको रीफिल करेंगे टू द इनिशियल मार्जिन तो आपको $600 और डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये जो $600 आप डिपॉजिट करेंगे टू ब्रिंग बैक योर अकाउंट अप टू द इनिशियल मार्जिन, इस पैसे को कहते हैं वेरिएशन मार्जिन। तो आपने $600 और डिपॉजिट कर दिए, आपका क्लोजिंग बैलेंस अब हो गया है $2000।
तो क्योंकि मार्जिन कॉल आया इसके लिए आपको $600 डिपॉजिट करके यू हैड टू ब्रिंग बैक अप योर अकाउंट टू द इनिशियल मार्जिन। अब अगले दिन प्राइस हो जाता है $398, $394 से हो गया है $398। तो $4 पर आउंस का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। $4 पर आउंस का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है इनटू 100 आउंसेस विच इज़ $400 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपके अकाउंट में थे $2000 और आपको हुआ है प्रॉफिट ऑफ $400, तो अब क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में हो जाएगा $2400। ये है मैकेनिज्म ऑफ डेली कैश सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। अब अगर हम समझें कि थर्ड डे पे जाके अपने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया, अगर आपने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा फ्रॉम द पोजीशन, ये कैलकुलेट करने के दो मेथड देखते हैं। पहला मेथड जो है ऐसे समझिए कि टोटल मनी डिपॉजिटेड था $2000 जो आपका इनिशियल मार्जिन था, इनिशियल मार्जिन को आपने डिपॉजिट किया $2000 प्लस $600 वेरिएशन मार्जिन। अब आपको एक बार मार्जिन कॉल आया था और क्योंकि आपको एक बार मार्जिन कॉल आया आपको $600 वेरिएशन मार्जिन और डिपॉजिट करना पड़ा अकाउंट में। तो टोटल मनी दैट आपके पॉकेट से गया वो था $2000 इनिशियल मार्जिन और $600 वेरिएशन मार्जिन। तो $2600 आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए थे। अब मनी रिमेनिंग इन द मार्जिन अकाउंट क्या है? 2400 थर्ड डे का क्लोजिंग बैलेंस है, दैट इज द मनी रिमेनिंग इन योर मार्जिन अकाउंट। तो मार्जिन अकाउंट में $2400 बाकी है। आपने डिपॉजिट किए थे $2600, मनी बाकी सिर्फ $2400 है, तो आपका लॉस हो गया $200 का। अब सेकेंड मेथड देखते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और द लॉस। प्रॉफिट और लॉस कॉलम को आप सबको ऐड कर दो, तो प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम में अब मैं तीन नंबर देख सकता हूँ, -$300, -$300 और +$400। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो, -$300 प्लस -$300 प्लस $400, तो टोटल आता है -$200। तो इसका मतलब है कि आपका लॉस हुआ $200 का। दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्लाइड पे हमने दो की पॉइंट्स के बारे में बात की। पहला था कि मार्जिन कॉल क्या होता है। व्हेन मार्जिन इन अकाउंट फॉल्स बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन द ट्रेडर गेट्स अ मार्जिन कॉल टू ब्रिंग द मार्जिन बैक अप टू द इनिशियल मार्जिन। और हमने वेरिएशन मार्जिन की भी बात की, जितना पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ता है मार्जिन कॉल की वजह से टू ब्रिंग बैक योर अकाउंट अप टू द इनिशियल मार्जिन, उस पैसे को वेरिएशन मार्जिन बोलते हैं। तो it is the amount of money that must be deposited to bring back the margin to initial margin after margin call। अब हम लोग सेम सिनेरियो को शॉर्ट फ्यूचर्स के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं, बट इसके पहले एक बार सिनेरियो वापस समझ लेते हैं। हम लोग 23 जनवरी को एक्सचेंज पे जाते हैं। एक्सचेंज पे 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिस्टेड। ऑल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर द एसिड गोल्ड बट दे आर फॉर डिफरेंट एक्सपायरी मंथ्स। एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एक्सपायरी फरवरी, एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एक्सपायरी इन मार्च एंड द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर एक्सपायरी इन अप्रैल। अगर हम अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करके देखें तो उसमें वन कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू 100 आउंसेस एंड फ्यूचर्स प्राइस इक्वल टू $400 पर आउंस मेंशन्ड है। अब ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन ले लेते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन लेने का मतलब है कि हम लोग वी आर अग्रीइंग टू सेल 100 ounces of gold at the price of $400 per ounce in April। और इन अप्रैल का मतलब है ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल। If the last Thursday of April is a holiday, we are agreeing to sell it on the last Wednesday of April। इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए हमें इनिशियल मार्जिन लगेगा $2000 जो हम अपने मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। तो वी हैव एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड वी हैव टेकन द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। अब नेक्स्ट डे हम लोग वापस एक्सचेंज पे जाते हैं। नेक्स्ट डे है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम लोग वापस एक्सचेंज पे जाते हैं और हम देखते हैं कि जो फ्यूचर्स प्राइस मेंशन्ड है वो है $397 पर आउंस। तो इफ वी वांटेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गोल्ड इन अप्रैल, तो इफ वी वांटेड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वी कुड हैव एंटर्ड इट एट द प्राइस ऑफ $397 per ounce, but we have already entered into the contract on 23rd January and we have got the price $400 per ounce। तो मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि वी कैन सेल इट एट $400 per ounce, बट अगर कोई और एक्सचेंज पे 24 जनवरी को जाए तो ही वुड गॉट गेट टू सेल इट एट $397 पर आउंस। तो हमारा $3 पर आउंस का प्रॉफिट हो गया है और 100 आउंसेस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो $3 पर आउंस इंटू 100 आउंसेस विच इज अ $300 प्रॉफिट।
अभी हम लोग मल्टीपल डेज एंड मल्टीपल प्राइसेस में देखते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा। तो हमने $397 पे बात की। $400 was the price mentioned in our contract. प्राइस हो गया है $397। तो $300 प्रॉफिट हो गया हमारा और ओपनिंग बैलेंस था $2000 विच वी डिपॉजिटेड इन द मार्जिन अकाउंट। अब हो गया $300 का प्रॉफिट, तो क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर द फर्स्ट डे विल बी $2300। अब सेकेंड डे पे प्राइस हो गया है $394। $397 से हो गया है $394। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था $400 पे, अभी प्राइस हो गया है $394। तो वी हैड अग्रीड टू सेल एट $400। राइट नाउ द सेलिंग प्राइस इज $394। तो क्या $6 का प्रॉफिट होगा हमारा? नहीं, $6 नहीं, हम सिर्फ $3 ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज 400 से 397 जब प्राइस मूवमेंट हुआ था उसका $300 जो प्रॉफिट था वो हमारे मार्जिन अकाउंट में ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है। तो अभी हमें प्राइस मूवमेंट कंसिडर करनी है फ्रॉम $397 टू $394। तो आप अपने दिमाग में ऐसे समझ सकते हो कि $397 पे यू आर गोइंग टू सेल एंड प्राइस हो गया अब मार्केट में $394। तो पर $3 आउंस का आपको प्रॉफिट हो जाएगा और 100 आउंसेस का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको $300 का प्रॉफिट हो रहा है वापस। तो ओपनिंग बैलेंस इन द अकाउंट वाज $2300। $300 का आपको और प्रॉफिट हो चुका है, तो अब क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा $2600। अब $2600 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम तो है नहीं। इज $2600 लेस देन $1500? नो, इट इज नॉट। तो हमें मार्जिन कॉल नहीं आएगा, क्योंकि मार्जिन कॉल सिर्फ तभी आता है जब क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज लेस देन द मेंटेनेंस मार्जिन। अब नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस हो गया $2600 और नेक्स्ट डे प्राइस हो गया है $398। तो हमें प्राइस मूवमेंट कंसिडर करनी है फ्रॉम $394 टू $398। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि यू हैव अग्रीड टू सेल एट $394 एंड प्राइस हो गया है $398। तो you could have sold it at 398 but you have agreed to sell at 394। तो आपका $4 का लॉस हो गया है, $4 पर आउंस का आपका लॉस हो गया है एंड कॉन्ट्रैक्ट है फॉर 100 आउंसेस। तो आपका $4 पर आउंस इंटू 100 आउंसेस विच इज $400 का आपका लॉस हो गया है। ओपनिंग बैलेंस इन द अकाउंट वॉज $2600, लॉस वॉज ऑफ $400, तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा $2200। अब इस केस में भी आप देख सकते हैं $2200 इज नॉट लेस देन द मेंटेनेंस मार्जिन ऑफ $1500। इसके लिए आपको मार्जिन कॉल नहीं आएगा। अब ये पूरा टेबल तो हमें समझ गया है, हमें टोटल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस के दो मेथड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, वो दो मेथड्स को इस सिनेरियो में लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला मेथड है उसके अंदर टोटल मनी डिपॉजिटेड इन योर मार्जिन अकाउंट वाज $2000। $2000 इनिशियल मार्जिन आपने अपने मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट किया था, उसके अलावा आपको कोई मार्जिन कॉल तो आया नहीं। मार्जिन कॉल आया होता तो आप और पैसे डिपॉजिट करते, लेकिन आपने अपने अकाउंट में $2000 इनिशियल मार्जिन सिर्फ डिपॉजिट किए हैं, बाकी और कुछ डिपॉजिट नहीं किया है। टोटल मनी रिमेनिंग इन द मार्जिन अकाउंट है $2200। आप क्लोजिंग बैलेंस को देख सकते हैं थर्ड डे के, $2200 इज द मनी रिमेनिंग इन द मार्जिन अकाउंट। तो आपने डाले $2000 और मनी रिमेनिंग इन द मार्जिन अकाउंट है $2200। इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो गया $2200 माइनस $2000 विच इज $200 का प्रॉफिट। अब दूसरा मेथड हम देख लेते हैं। दूसरे मेथड के अंदर आप सारे प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम को ऐड कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम में तीन नंबर मुझे दिख रहे हैं, $300, $300 और -$400। तो उन सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, $300 प्लस $300 माइनस $400। तो इस केस में भी आपका जो प्रॉफिट आया वो है $200 का प्रॉफिट। अब इस स्लाइड पे हम एक की पॉइंट की बात करते हैं। Daily and total profit to long is loss for short and loss for long is profit for short। मतलब अगर आप टोटल प्रॉफिट को देखें, हम ये शॉर्ट फ्यूचर्स के पोजीशंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन को 3 दिन में $200 का प्रॉफिट हुआ। अगर शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन को 3 दिन में $200 का प्रॉफिट हुआ तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन को 3 दिन में $200 का लॉस होगा, या ये कह सकते हैं कि -$200 का प्रॉफिट होगा।
ये हम इस पॉइंट में बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग अपने 3 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताए थे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ देयर नो डिफ़ॉल्ट रिस्क इन फ्यूचर्स, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मार्क टू मार्केट इन फ्यूचर्स। ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट रिस्क इन फ्यूचर्स बिकॉज़ द क्लियरिंग हाउस बिकम्स द काउंटर पार्टी टू एवरी पोज़ीशन। The clearing house becomes the seller if someone wants to buy, and the clearing house becomes the buyer if someone wants to sell. To enter into a futures contract, you have to deposit some initial margin in your margin account. In futures, there is daily cash settlement of gains and losses. So, if after one day you have a profit, that particular profit will be added to your margin account. And if after one day you have a loss, that will be deducted from your margin account. So to enter into the futures contract, you have to deposit some initial margin. After you have deposited the initial margin, there is also the concept of maintenance margin. So what is maintenance margin? If at any time the margin in your margin account falls below the maintenance margin, then you will get a margin call. Whenever you get a margin call, you are supposed to refill your futures margin account back up to the initial margin. The amount of money that you need to deposit to bring back the margin up to the initial margin is called as variation margin. This daily cash settlement of gains and losses is called as mark to market. There is no default risk in futures because the clearinghouse is the counterparty to every position, and there is daily mark to market, which means there is daily cash settlement of gains and losses. अब थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ इज डेली कैश सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस डन इन फ्यूचर्स। तो हमने मैकेनिज्म की तो बात कर ली है। मैंने एक एग्जांपल लिया था लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन के पर्सपेक्टिव से, और सेम एग्जाम्पल को मैंने लिया था शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन के पर्सपेक्टिव से। तो हाउ इज डेली कैश सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस डन इन फ्यूचर्स, इसका मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी आता है।